हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिमरन नागरा। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। वो है आपका यूजीसी नेट का इकोनॉमिक्स का सिलेबस। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि सिलेबस को किस तरीके से कवर करना चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीजें हैं सिलेबस में। और सिलेबस तो ऐसी यार्डस्टिक है, ऐसा इंपॉर्टेंट बेस है आपके एग्जाम के लिए, जिसको हमेशा आप अपने साथ में रखकर पढ़ाई करनी ज्यादा प्रेफरेबल आपको करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसी के संबंध में मैं बात करूंगी एग्जामिनेशन पैटर्न के, कि ये जो सिलेबस है किस तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न को बताता है। और मैं ये बोलूंगी कि ट्रेंडिंग चलती है दो तीन पेपर में, एक कि भाई आपको इंडियन इकोनॉमिक्स को कवर करना है, माइक्रो को कवर करना है। ये ट्रेंडिंग किस तरीके से चलती है उसके बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, यूनिट 1 की बात करते हैं। मैं आपको सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ कि जो यूनिट 1 है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स का ऐसा बेस है जिसके बिना ना पब्लिक फाइनेंस काम कर सकता है, ना एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स काम कर सकती है, इंटरनेशनल भी काम नहीं कर सकता, मनी एंड बैंकिंग भी काम नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू रिलाई ऑन दीज टू यूनिट्स। तो मैं ये बोलूंगी कि आप यूनिट 1 और यूनिट 2 का एक एक टॉपिक कवर करें, जिससे कि इन केस आपका एक दो टॉपिक्स दूसरे यूनिट्स में से छूट भी जाए तो एटलीस्ट आपकी अगर बेस क्लियर है तो आप इजीली चीजों के साथ क्या कर पाएंगे, कोप अप कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ पे जब मैं यूनिट 1 की बात करती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे मैं जब यूनिट 1 की बात करती हूँ तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे हमेशा आप याद रखना कि मैं माइक्रो में तीन चीजों की बात करूंगी, कि कंज्यूमर कैसे इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, प्रोड्यूसर कैसे डील करता है एक उपभोक्ता होने के नाते, और एक उत्पादक होने के नाते मेरी क्या प्रायोरिटीज रहेगी, कि लागत मेरी कम होगी, कितना लाभ अधिकतम होना चाहिए, ये दोनों चीजें डील करूंगी। उसके बाद में मैं फैक्टर मार्केट की बात करूंगी। ठीक है, ये तीन चीजों के बारे में तो मुझे डील करना ही है। ठीक है, इनके बारे में अच्छा खासा जो बेस्ट मटेरियल आपको लगे उसके बारे में देखना है। उसके बाद में आप ये देखोगे कि भाई इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के मार्केट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से दो मार्केट तो एकदम एक्सट्रीम होते हैं, जो है परफेक्ट कंपटीशन और आप बोलोगे मोनोपोली। ये एक्सट्रीम की बात करते हैं। इनके बीच में जो मार्केट लाई करता है, मैं मोनोपोलिस्टिक की बात नहीं कर रही हूँ, बस मैं ओलिगोपोली की बात कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे मार्केट्स आपको, बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जो आपको करने होते हैं कवर। ठीक है, बहुत सारे क्लासिकल मॉडल है, बहुत सारे आपको कॉपरेटिव, नॉन कॉपरेटिव, ये सारी किस तरीके से आप एक साथ मिलकर चीजों को तय करेंगे, किस तरीके से आप कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में तय करेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखानी होती है। कहाँ पे? मार्केट स्ट्रक्चर में। इफिशियंसी वगैरह की बात करते हैं, ये आ जाता है आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, विच इज अगेन द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कल्याण के लिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि वृद्धि के साथ आपको कल्याण कार्य कार्य भी करने पड़ते हैं, तो उसमें आपको किस किस तरीके से चीजें करनी है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात करते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में आप यहाँ पे अभी तक जो डिमांड एंड सप्लाई की आप बात कर रहे थे, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे कि भाई उपभोक्ता खुश है क्या, कितनी डिमांड आई, कितनी सप्लाई आई, उसके बेसिस पे आप मार्केट का डिटर्मिनेशन करते थे। लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं होता। वो तब तक रियलिस्टिक होता है जब आप सिर्फ एक कमोडिटी के साथ डील कर रहे हो, मतलब एक वस्तु का एक व्यक्ति से लेना देना है। ठीक है, मतलब बहुत सारे आपने प्रोडक्ट्स खरीद लिए तो आपको हर एक प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई अलग अलग तरीके से निकालना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीजों का एक साथ एक्यूमुलेशन आपको अगर देखना है तो जनरल इक्विलिब्रियम के साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कमोडिटीज आपको देखने के लिए, मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मार्केट दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों मतलब आपको एब्जॉर्व नजर आएंगे इस पूरे के पूरे एनालिसिस में। ठीक है, आपने वॉलरस के बारे में सुना होगा। इट इज अगेन दी रेलेवेंट फैक्टर फ्रॉम जनरल इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखो, इक्विलिब्रियम के साथ में आपने इफिशियंसी क्राइटेरिया किया, लेकिन यहाँ पे इफिशियंसी तो लिंक्ड अप है ग्रोथ से। ठीक है, आपको ये जो टर्मिनोलॉजी में जानबूझ के बोल रही हूँ गाइस, तो ये टर्मिनोलॉजीज के ऊपर देखो, इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ा प्ले करेगा गेम, ठीक है, टर्मिनोलॉजी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं भी आती है तो आप गेम खेल जाओगे, क्योंकि आपकी टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग है।
ठीक है, आपको पता है इकोनॉमिक्स में ये जो वर्डिंग है वो इसी फैक्टर के लिए यूज होती है। तो इफिशियंसी में जब इष्टतम की बात करती हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे आउटपुट उत्पादन की मैं बात करूंगी। पेरिटो ऑप्टिमैलिटी की जब मैं बात करती हूँ, पेरिटो ऑप्टिमैलिटी में किस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने के बारे में बोला गया है। ठीक है, कंपनसेशन किस तरीके से प्रिंसिपल की बात की है काल्डोर हिक्स ने। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिलेगा। और आप देखेंगे कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपको आजकल फंडामेंटल थियरम्स के बारे में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। आप देखोगे कि जनरली जो पेपर आ रहा है जनरल इक्विलिब्रियम और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अच्छा खासा रोल प्ले करने को मिल रहा है। असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन जो कि आपका पब्लिक फाइनेंस का पार्ट भी मान सकते हो एक्सटर्नैलिटीज के केस में, और आप एनवायरमेंटल की भी बात कर सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप बात करते हो, यहाँ पे जब आप बात करते हो यूनिट 2 की, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा, नेशनल इनकम कंसेप्ट जो है आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जनरली इसके क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलते। लेकिन ये क्वेश्चन आपको अब स्टेटमेंट्स मतलब कथन के फॉर्म में अब ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्लासिकल और किन्जियन, मैं आपको बोलूंगी कि किसी भी चीज के डिटर्मिनेशन से पहले आपको इनके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने अभी अभी यूट्यूब पे क्लासेस ली है, ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ क्लासिकल स्कूल के बारे में पढ़ाया और किन्जियन मॉडल के बारे में पढ़ाया, मतलब स्कूल के बारे में कि इनकी जो सिद्धांत है वो क्या होते हैं। ठीक है, अगर सिद्धांत पता है तो आप एक बार के लिए आप अंदाजा लगा लोगे। और उसी में मैंने नियो क्लासिकल और न्यू किन्जियन के बारे में डिस्कस किया है कि भाई साहब न्यू क्लासिकल के बारे में जो बात की है वो क्लासिकल से अटैच क्यों कर दिया गया, कोई ना कोई तो रीजन होगा। ठीक है, फिर ये सारे फैक्टर्स आपको एक साथ पढ़ने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का भी पेपर जो जून 2023 का देखने के लिए मिला था, वो आप देखोगे कि मल्टीप्लायर के डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार होता है ना कि यार ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से तो इस बार पढ़ के काम नहीं चलेगा। दिस इज फॉर माई लाइक आई एम गिविंग डैम श्योरिटी टू यू पीपल कि ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, नॉट इवन दी नेट, क्योंकि पेपर 2 का जो वेटेज लेवल बढ़ रहा है ना वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज में आपको ये देखना है कि भाई आप जो टॉपिक्स कर रहे हो उनको डीप एनालिसिस करके कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर वाले जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो आपकी वीक हो जाती है। कई बार क्या होता है अपन टॉपिक को बहुत डीप पढ़ लेते हैं लेकिन जो एकदम बेसिक चीजें होती है वो अपन को नहीं आती है, तो वो करना चाहिए। क्योंकि मल्टीप्लायर डायरेक्ट पूछा गया था कि भाई मल्टीप्लायर अगर हम एमपीसी 0.25 दे देंगे तो मल्टीप्लायर कितना होगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन यूजीसी में पूछे गए थे। अगर आपके 15 क्वेश्चन हार्ड थे तो क्वेश्चन इजी भी तो थे 10-15। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, और हमेशा याद रखना कि टॉपिक का जो इंडियन वाला पार्ट है, मैं बताऊंगी इंडियन वाले पार्ट में आने से पहले, ठीक है, उसके बारे में पहले ये कर लेते हैं। डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी की बात करते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट आपको किन्जियन मॉडल भी करने हैं, जैसे टॉबिन्स की बात, पोर्टफोलियो थ्योरी की बेसिकली मैं बात कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे आईएसएलएम तो गलती से भी गलती मत करना छोड़ने की, फिलिप्स कर्व मैंने अभी अभी लिया है, बिजनेस साइकिल्स वगैरह की बात करते हैं, इससे रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बिजनेस साइकिल में बहुत सारी थियरीज दी जाती है, उनको देकर मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कई थियरीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। जैसे मैं बात कर रही हूँ हेक की थियरी, हॉटरे की थियरी, तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हेक ने किसके बारे में बात किया था, हॉटरे ने किसके बारे में बात किया था, विक्सेल का इंप्रूवमेंट किसने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें तभी पता होगी जब आप चीजों को सीरियल ऑर्डर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह तो कर ही लेना क्योंकि मनी एंड बैंकिंग का भी पार्ट है ये, पब्लिक फाइनेंस में आपको फिस्कल पॉलिसी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये तो आप स्टार लगा लो क्योंकि रैशनल एक्सपेक्टेशन और फिलिप्स कर्व, इनके बिना तो इनका पेपर ही नहीं बन रहा है पिछले 4-5 सालों से। कोई भी पेपर उठा लो ये लाइमलाइट में ट्रेंडिंग होते जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले जो शुरुआत में आए थे तो एकदम बेसिक लेवल, एकदम ऊपर ऊपर से आया था, और अब आपको एकदम इलस्ट्रेशंस के साथ में चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, इसमें आपको देखो यूनिट, यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स की मैं बात कर लेती हूँ, इकोनोमेट्रिक्स का इसमें नहीं दे रखा होगा।
अब देखो इकोनोमेट्रिक्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो जो चीजें आपको बेसिक करनी ही करनी है वो है ब्लू वाली चीजें, ठीक है। मतलब आप रिग्रेशन मॉडल तो अच्छे खासा कर ही लेना चाहिए, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल के अलावा इसमें जो भी चीजों को ऑब्स्ट्रक्ट मतलब प्रतिबंधित किया गया है कि भाई ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हेट्रोस्केडेस्टिसिटी मतलब नहीं होनी चाहिए, होमोस्केडेस्टिसिटी की बात की गई है। तो इनके सारे के सारे आपको टेस्ट, ठीक है, सारे के सारे टेस्ट और इनके मेजरमेंट्स कैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीजें, डमी वेरिएबल्स के बारे में जानना, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इक्वेशंस की बात करना, ठीक है, ये सारी चीजें। और आइडेंटिफिकेशन के बाद में आजकल तो आपको रिकर्सिव रिकर्सिव मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होता है। अगर आप नॉन रिकर्सिव की बात करते हो तो क्या होता है, ये रिवर्सल भी होता है और ये रिवर्सल नहीं होता है, ठीक है। ये मैं कभी करवाऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी। तो ये सारी चीजें आपको इकोनोमेट्रिक्स में कवर करनी है, ये बेसिक बेसिक पार्ट है। बस फर्क ये है कि आज के टाइम में अगर ये उम्मीद लगाओगे कि 4 साल का पेपर कर लेते हैं तो इकोनोमेट्रिक्स तो निकल ही जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि इस बार जो टेस्ट भी, इवन टेस्ट भी जो पूछे गए हैं वो ऐसे पूछे गए हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। मतलब लास्ट 2-3 साल, 2 साल मान के चलो, आपको लेवल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है। तो आपका इकोनोमेट्रिक्स और मैथ्स ऐसे मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं ये दोनों मिलाकर, ठीक है। तो प्लीज इसको छोड़ने की गलती ना करें। अब देखो एक और चीज बता देती हूँ, जैसे डिफरेंशियल मैंने कैलकुलस की बात करती हूँ, तो इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन पहले पूछा जाता था, मतलब टीआर से एमआर आपने निकाल लिया या फिर एआर का एसी का आपने मिनिमम पॉइंट की बात कर ली, तो ये बेसिक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के बेस पे आते थे। अब जानबूझ के ध्यान दिया जा रहा है इंटीग्रेशन, तो इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, यूजीसी के पेपर का कोई भरोसा नहीं है कि वो फंक्शंस भी पूछ ले, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो पहला बेस है वो डिफरेंशिएशन से पहले फंक्शंस और आप कंटिन्यूटी की बात करोगे। अब मैंने सेट्स का नाम नहीं लिया है क्योंकि सेट्स तो जनरली पूछे ही जाते हैं, तो ये तो आपको 100% करना ही करना है। इस बार भी आपको सेट्स के क्वेश्चन पूछे गए, एक ही क्वेश्चन में 4 के 4 आपका स्टेटमेंट दिया गया जो आपको करना था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है ना कि आप ये तब कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस में होंगे सेट्स के फॉर्मेट में, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे मैट्रिसेस की बात करते हैं, एक तो ये यूनिट और ये यूनिट, अगर आपको मैट्रिसेस आता है तो इनपुट आउटपुट कर ले जाओगे आप, ठीक है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑप्टिमाइजेशन में आपको मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन जो गोल होते हैं मैथमेटिक्स में उसकी बात की गई है, और इकोनॉमिक्स में किस तरीके की आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको मैथ्स में करना है। लास्ट में मैं बताऊंगी, आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैम तो आप सिलेबस बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रही हूँ आपको जो भी चीज कवर करनी है वो कैसे करनी है। ये देखो, ये फॉरमोस्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट दिस इज, इसमें हमेशा ट्रेंड चेंज होता है, कभी थियरी के बारे में पूछा जाता है तो कभी आपको एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाता है, और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के ये 3 पार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो आप चौथा भी इंक्लूड कर लो, लेकिन ये आप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और थियरी के साथ आप गेन फ्रॉम ट्रेड को इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे टैरिफ नॉन टैरिफ मतलब जो भी आपका ग्लोबलाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका बेस होता है ये सब, उनका बेस होता है ये सब। और यहाँ पे आपकी जो रीजनल ब्लॉक्स है मतलब जो लाइमलाइट में है, ये करंट बेसिस पे ज्यादा चीजें पूछी जाती है, जैसे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं, सबसे छोटा कौन सा होता है, उससे बड़ा कौन सा होता है, ईयू में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कॉमन मार्केट क्या होता है, ये सारी चीजें आजकल पूछ ली जाती है। बस इतना ध्यान रखना, जब थियरी पे फोकस होता है तो इन सब पे नहीं होता है, और उन पे होता है तो इन सब पे होता है। अब यहाँ पे क्या बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड इतनी ज्यादा वाइड यूनिट है कि आपको कई बार लगता है कि यार बीओपी से रिलेटेड या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, एप्रिसिएशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आए हैं, एक्सचेंज रेट से अगर क्वेश्चंस आए हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मुंडेल मॉडल जो है आपका, ठीक है, वो आप इंटरनेशनल का भी पार्ट बोल सकते हो। लेकिन मैं हमेशा जब मुंडेल मॉडल कवर करती थी तो आईएसएलएम के बाद में करती थी जस्ट। हमेशा याद रखना कि जब भी आप माइक्रो पढ़ते हो, जब भी आप माइक्रो पढ़ते हो तो आपको मैथ्स साथ में पढ़ना है, क्योंकि माइक्रो का एप्लीकेशन पार्ट है मैथ्स, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमेशा आप इस सीक्वेंस में करेंगे तो आपको कोई भी गलती से नहीं रोक सकता कि आप प्रिपरेशन में रह जाएं, ठीक है। और अब देखो एक और चीज बताना भूल गई कि ये मैंने सारा इकोनोमेट्रिक्स का बताया था, इसमें मैं स्टैट्स का बताने वाली हूँ।
कि जब भी आप स्टैट्स थर्ड यूनिट में दोनों चीजें इंक्लूड है, स्टैट्स के साथ आपको इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना है, क्योंकि स्टैट्स में क्वेश्चन फॉर्मेट आता है, इकोनोमेट्रिक्स में थोड़ी सी इकोनॉमिक्स एप्लीकेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी कि स्टैट्स को इकोनोमेट्रिक्स में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान लगाना गाइस, क्योंकि रिसर्च आपका स्ट्रांग यही करने वाला है। ठीक है, कोशिश करना, नहीं हो तो भी कोशिश करना, 4 बार कोशिश करना, 5 बार कोशिश करना। ठीक है, अब देखो पब्लिक फाइनेंस, ये मैंने आपको बताया था, माइक्रो माइक्रो कंप्लीट करते ही अगर आप पब्लिक फाइनेंस करते हो तो आप मान के चलिए कि आपका जो पॉलिश होगा ना कंसेप्ट, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों ने अगर टेक्स्ट बुक का कोर्स परचेज किया है, ठीक है, तो उसमें जब मैंने माइक्रो पढ़ाई है ना, तो उस माइक्रो में मैंने मैथ्स को, हर एक क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जितना हो सकता था, और उतना ही मैंने टैक्स और एक्सपेंडिचर्स को, सब्सिडीज को ऐड किया है, ताकि स्टूडेंट्स को पब्लिक फाइनेंस पढ़ते टाइम एक तरह से रिवीजन भी आपको देखने के लिए मिले। मैंने असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन किसमें, माइक्रो में भी बताया था। जो चीज ओवरलैप हो रही है, तो गलती से भी ये गलती ना करें कि इन ओवरलैपिंग वाले टॉपिक्स को आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन टॉपिक में से ना आए। सबसे पहले आपको कवर करना है कि भाई आपके जो बहुत सारी यूनिट्स में चीजें कवर हो रही है वो आपको आनी चाहिए। इसमें फिजिकल पॉलिसी इज मेड अप ऑफ व्हाट, पब्लिक डेप्थ हो जाएगा आपका। ठीक है, और आप फिजिकल पॉलिसीज में पब्लिक गुड्स वगैरह की भी बात करते हैं, आपको टैक्सेस वगैरह की भी बात की जाती है, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये रेगुलेशन आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो अगर आपने माइक्रो अच्छे से की है ना, तो आप गलती से भी ये गलती नहीं करेंगे कि ये चीजें छूट गई। तो पब्लिक फाइनेंस एक, इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू पीपल। अब देखो यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग की बात करते हैं, अगेन इट्स वेरी स्मॉल। और अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया है, जब भी आप सप्लाई फॉर मनी की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक को अच्छे से कर लेते हैं, कंपोनेंट्स को अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्रिएशन का काम अच्छा खासा करता है। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को इस तरीके से करेंगे कि ये भी आपका रिवीजन हो। सिर्फ आपको दो चीजें करने की जरूरत पड़े कि भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल मार्केट में जो पोर्टफोलियो मार्केट है, जो इंटरनेशनल ट्रेड में अभी अभी आपने देखा, कौन सा वाला पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, इस पॉइंट की बात कर रही हूँ। इसमें जो फॉरेन मार्केट, एक्सचेंज मार्केट और आर्बिट्रेज की बात की जा रही है, ये आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जब आप कैपिटल मार्केट को और इसकी रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, देखो इसको तो आपको साथ में पढ़ना ही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही वाइडली यूज पेपर है, ये बहुत ही वाइडली यूज पेपर है और बहुत अमेजिंग पेपर है। उसके लिए आपको इन दोनों का मतलब समझना जरूरी है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे आपने फिजियोक्रेट्स, मर्केंटलिज्म, एडम स्मिथ तक पहुंचे, रिकार्डो तक पहुंचे, हबर्ल तक आए, मॉडर्न थियरी बनी, उससे पहले जेएस मिल ने बात की, ये सीक्वेंसिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप रिबंस्की की बात कर सकते हैं, भगवती जी की बात कर सकते हैं, प्रेबिश की बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको लाइमलाइट में देखने के लिए मिलेगी। ये डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर बोल लो इसको, कि धीरे धीरे चीजें हुई कैसे। फिर आप आओ किसकी तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स की तरफ। ठीक है, ये तो आप पढ़ ही लोगे। और इनकी की पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का आपको कम से कम 3 रीडिंग, दो तो देनी ही है, दिस इज कंपल्सन। दो अगर नहीं दोगे तो समझ जाना आपने नहीं किया है टॉपिक ढंग से। अगर 3 रीडिंग दे दी तो 4 टाइम आप पॉलिश करते हो, 3 टाइम आप रीडिंग का मतलब होता है आपने एक बार रिवीजन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक तो पढ़ रहे होते हो तो उस टाइम तो आपको लगता है कि हाँ आ गया, लेकिन वो आता नहीं है। फिर आप 7 दिन बाद फिर पढ़ते हो, फिर 1 महीने बाद फिर पढ़ते हो। तो एटलीस्ट यू नीड टू गिव 3 रीडिंग्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजों के बारे में आपको कीज का पता होना चाहिए कि भाई शुम्पीटर का नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा इन्वेंशन, क्रेडिट स्कीम्स, इनके बारे में बात की जाती है, रादर देन मेकिंग डेवलपमेंट्स। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो एचडी जो मॉडल है वो कैसा है, सोलो ने कैसे इंप्रूवमेंट किया, फाल्डोर ने क्या बात की है एचडी मॉडल के बारे में, रॉबिन्सन का गोल्डन रूल बार बार क्यों पूछा जाता है, ये सारी चीजें। अब ये गलती से भी ये गलती मत करना कि भाई एचडी मॉडल कर लेते हैं और सोलो मॉडल कर लेते हैं। आजकल ये सारे के सारे मॉडल इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो डिसएम्बॉडीड और एम्बॉडीड टेक्नोलॉजी क्या होती है वो आपको देखना है। एंडोजिनस ग्रोथ की बात की जा रही है। ठीक है, उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है,
इंडिकेटर्स जो देखने के लिए मिल रहे हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक जो विकास के लिए जरूरी है, कौन से इंडिकेटर्स, HDI, SDG गोल, ये सारी चीजें, पॉवर्टी वगैरह, ये मैं सारी चीजें आपको इंडियन में भी बात करूंगी। ठीक है, जो ओवरलैपिंग टॉपिक है वो छोड़ दीजिएगा और किसी एक टाइम पे आपको करना है। एनवायरमेंटल की बात करते हैं। अगेन आप देखोगे कि पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक गुड देखने के लिए मिले थे, माइक्रो में पब्लिक गुड देखने के लिए मिले थे, फेलियर भी देखने के लिए मिला, कॉस्ट थियरम भी आप मार्केट फेलियर के टाइम पे पढ़ते हो, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको बेसिकली जेन्युइनली पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली आप जब यूज करते हो कॉस्ट बेनिफिट, डे टू डे लाइफ में भी, प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अपन जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आज के टाइम में आप किसी भी इकोनॉमिक्स की रिसर्च करने के लिए आपको एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो वैल्यूएशन आपकी एनवायरमेंट की देखने के लिए मिलती है वो कैसी होती है। अब देखो, पॉपुलेशन की बात करेंगे। पॉपुलेशन का किस तरीके से थियरी देखने के लिए मिलता है, ये एक टाइम आया था जब कंटिन्यू आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछा जा रहा था। ठीक है, फिर उनकी मोबिलिटी, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी के बारे में, फिर ये आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड्स वगैरह की लाइफ टेबल के बारे में भी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, माइग्रेशंस वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, जो कुछ कुछ ओवरलैपिंग टॉपिक है वो तो जरूर कर लेना, और थियरीज, और आप जब एज स्ट्रक्चर और लाइफ टेबल की बात करते हैं तो इनमें से एक आधी चीज जरूर पूछी जाती है। ठीक है, ऊपर वाला जो 4-5 टॉपिक्स थे वो तो इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न और स्ट्रक्चर। ये आपको देखना है कि भाई मैं इकोनॉमिक सर्वे देख लेता हूँ, रिपोर्ट्स देख लेता हूँ, PIB वगैरह की देख लेता हूँ, बजट का स्ट्रक्चर देख लेता हूँ कि कौन सी स्कीम्स वगैरह लाइमलाइट में है। ठीक है, और जो पैटर्न, स्ट्रक्चर, चैलेंजेस, यहाँ पे जो पॉलिसी है बहुत ज्यादा लाइमलाइट में, कब आई है पॉलिसी, कब छूट रही है पॉलिसी, उसका मेन एम क्या है, ये सारी चीजें आपको मैच द फॉलोइंग में भी देखने के लिए मिल सकती है, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट में भी देखने के लिए मिल सकती है। और इंडियन इकोनॉमिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 365 दिन भी करोगे तो भी आपको 366वें दिन ऐसे लगेगा कि यार ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज, हमेशा उन चीजों के बारे में हमेशा स्ट्रेस दीजिए, उस चीजों के बारे में हमेशा स्ट्रेस दीजिए जो आपको स्कोरिंग लगता है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको स्कोर देगा। जैसे कि मैथ्स, जैसे कि मैक्रो, जैसे कि माइक्रो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, इंटरनेशनल कितनी भी कोशिश कर लो, इन सारे स्टैटिक सब्जेक्ट में आपको कोई भी मार्क्स कट करने की उम्मीद नहीं दिखती है। इंडियन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे थियरी आए, चाहे आपका बेसिक, आपके फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चंस आए, आप अनसर्टेन रहते हो। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही इंडियन को छोड़ दो। इंडियन के प्रैक्टिकल बेसिस आपको मैक्रो से ही समझ में आएंगे। मैक्रो अच्छा होगा तो आप प्रैक्टिकल एनालिसिस तो मस्त कर लोगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्री का किस तरीके से पैटर्न है, स्ट्रक्चर है ग्रोथ का, वो देखना है। कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इनका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल देख लो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल में कंट्रीब्यूशन देख लो, ग्रोथ में कैसा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ कि कितना दाखिला है पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, सर्विस की तरफ से। अब आपको देखनी है वृद्धि। ठीक है, तीनों सेक्टर की वृद्धि रेट की, इस रेट से ये बढ़ रही है। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज वो देख लो। फिर आप सेंसस की बात करते हैं, जैसे 2011 की बात करेंगे। ठीक है, आप सेंसस, जो भी अपकमिंग आपका सेंसस रहता है, अगर आप बाद में ये लेक्चर देख रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ कि भाई अगर आप सेंसस अब का देख रहे हैं या फिर बाद में ये पॉइंट देख रहे हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई आप जो पॉइंटर की बात करोगे कि ये चीजें आपको देखनी है कि एजुकेशन में क्या रोल है, हेल्थ में क्या रोल है, ये सारी चीजें। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के लिए आपको कंटिन्यू बेसिस पे पॉलिसीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आपको उन चीजों के बारे में देखना है, पॉलिसी और रिस्पॉन्सेज के बारे में। ठीक है, और सेंसस में आपको रूरल और अर्बनाइजेशन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, आपको टॉप 5 और बॉटम 5 चीजें पता होनी चाहिए। लिटरेसी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। ठीक है, इन सब के बारे में, सेक्स रेशियो हो, ये सारी कभी भी पूछ ली जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि 10 साल पुराना है तो कोई नहीं पूछेगा, ये नहीं है। आप कल का भी पेपर, जून का भी पेपर खोल के देख सकते हो। ठीक है, फॉरेन ट्रेड की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन और BOP वगैरह की बात हो रही है।
अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब आप बात करते हो पीएम गति शक्ति, है ना इंपॉर्टेंट। गति शक्ति, इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स वगैरह की बात हो रही है, तो करंट के ऊपर डायनामिज्म काफी देखने के लिए मिलता है करंट का, जो चीजें लाइमलाइट में होती है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। अब देखो फाइनेंस कमीशन कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आपको लगता है कि यार फाइनेंस कमीशन में डेमोग्राफिक डिविडेंड को ऐड किया गया है, टैक्स एफर्ट को ऐड किया गया है। अब आपको लास्ट फाइनेंस कमीशन की 14 फाइनेंस कमीशन जो है उसका 15 से क्या कंपैरिजन है, 13 फाइनेंस कमीशन जो है उसका 14 से क्या कंपैरिजन है, कम से कम 2-3 फाइनेंस कमीशन का एनालिसिस आपके हाथ में होना चाहिए। एफआरबीएम की जब आप बात करते हो तो इनके क्या रेगुलेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, बेसिक आपको पता होना चाहिए, ताकि आप डेप्थ का स्ट्रक्चर, मतलब जो एक्सटर्नल डेप्थ है, जो अपन ने बाहर से पैसे लिए हैं और जो आप खुद लोगों से पैसे ले रहे हो, आप बॉन्ड्स वगैरह को इशू करके, उनकी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, हो पाया तो मैं इकोनॉमिक सर्वे करवाऊंगी। अब आते हैं पॉवर्टी इनइक्वालिटी वगैरह के बारे में, इनसे रिलेटेड कोई भी इंडेक्सेस वगैरह है, कोई भी स्कीम्स वगैरह है जो अच्छे से काम कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, फर्स्ट एडिशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, फूड सिक्योरिटीज वगैरह में जैसे उड़ीसा में देखने के लिए मिला था, कोई इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम पैटर्न, आपको सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, किसी भी यूनिट पे आपको स्टैटिक मार्क नहीं देखने के लिए मिलेगा कि भाई यूनिट 1 जो है वो 10 नंबर आपको दे ही देगी, पहली बात। दूसरी चीज, आपके जो 100 क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मार्क्स के आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कोई भी ये गारंटी नहीं है कि आप ये 2-3 यूनिट करोगे तो काम, मतलब ये 8 यूनिट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन माइक्रो मैक्रो का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ो। मैथ्स भी बोल सकते हो, जिसको मैथ्स नहीं करनी है वो इंडियन। ठीक है, अब इसके साथ आप इंटरनेशनल के कुछ चीजें आपको करनी ही चाहिए, इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, इनके कुछ चीजें, इनमें अगर आप कुछ चीजें देख लेते हो तो आपको ये चीजें बनने के लिए मिलती है। तो गाइज यही आपका एग्जामिनेशन पैटर्न था। तो यह आज का सेशन बस यहीं तक। कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट